वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं अजय कांत स्वामी श्याम ग्रुप्स ऑफ एजुकेशंस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी सिलेबस की क्लासें नियमित रूप से स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी ये क्लास रहेगी बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उससे संबंधित। और आपकी जो बुक हम स्टार्ट करेंगे वह आपकी बुक है, ये है आपकी इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। सीधी सी बात है, इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी को परिचयात्मक जीव विज्ञान भी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बुक में हम क्या करेंगे कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो जीवन है या जीव है, उन जीवों के बारे में परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये किस प्रकार के जीव होते हैं, किस संरचना में होते हैं, क्या क्या इनके अंदर केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से जीवों का अध्ययन किया गया है, इन सब बातों का मैं अध्ययन करेंगे। तो पहली एक दो क्लास अपनी इससे परिचय से संबंधित रहेगी कि ये जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान है क्या, बायोलॉजी क्या है, इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी जो वर्ड है, ये दो वर्ड्स के मिलने से बना है। दो वर्ड्स इसमें दिखाई देते हैं और ये जो दोनों वर्ड हैं ये आपके वर्ड होते हैं ग्रीक लैंग्वेज के। किसके होते हैं? ग्रीक लैंग्वेज के। और वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्रीक लैंग्वेज इसे यूनानी भाषा भी कहा जाता है, लैटिन लैंग्वेज उसे भी यूनानी भाषा कहा जाता है। अर्थात ये ऐसी भाषाएं हैं जो यूनान में कभी प्रचलित थी। और ग्रीक भाषा का यदि हम काल देखते हैं तो ये जो ग्रीक भाषा आपकी थी लगभग 2036 वर्ष पहले, यानी कि 2036 वर्ष पहले ये भाषा क्या थी? प्रचलन में थी। अर्थात आज के समय के अंदर चाहे लैटिन भाषा हो चाहे ग्रीक भाषा हो, ये मृत भाषा या डेड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। अर्थात आजकल इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जो साइंस के अंदर जो भी शब्द यूज़ किए जाते हैं वो लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा या इन्हें कहें यूनानी भाषा, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो इन्हीं भाषाओं के यूज़ किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ये भाषा क्या है, आज के ज़माने में आधुनिक युग में प्रचलन में नहीं है और ये डेड लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। अर्थात इनके अंदर जो वर्ड होंगे वो उनमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि जो भाषा यदि प्रचलन में है उन वर्ड्स का यदि हम साइंस में यूज़ करेंगे तो संभवतः प्रचलित भाषा में समय के साथ परिवर्तन होना संभव है, लेकिन जो डेड लैंग्वेज है उनमें समय के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना संभव नहीं होता है। तो साइंस के अंदर हम इन्हीं भाषाओं के शब्दों का यूज़ करते हैं और इसका रीज़न भी है कि साइंस को पूरे वर्ल्ड में, साइंस के जो भी वर्ड होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए ताकि उन शब्दों में कभी चेंज ना हो। इसलिए साइंस के अंदर, साइंस की लैंग्वेज में जो भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर या तो आपके ग्रीक भाषा के होंगे या लैटिन भाषा के होंगे। तो उसी प्रकार से ये जो आपका बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द क्या हैं? दो वर्ड्स क्या हैं? एक तो जो वर्ड है वो है बायोस और जो सेकंड जो वर्ड होता है वह होता है लोगोस। एक बायोस होता है और दूसरा क्या है? लोगोस। बायोस को हम क्या कहते हैं? लाइफ भी कहते हैं। बायोस का अर्थ क्या होता है?
लाइफ होता है ग्रीक भाषा के अकॉर्डिंग, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। लोगोस का अर्थ क्या होता है? स्टडी। अर्थात लाइफ का अर्थ क्या हो गया? जीवन या जीव, और लोगोस का अर्थ क्या हो गया? हिंदी में क्या देखेंगे इसे? अध्ययन। क्या बोलते हैं? अध्ययन कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, यानी कि एक साइंस की शाखा है। शाखा का अर्थ क्या है? साइंस एक ट्री है, ट्री यानी कि एक पूरा पेड़ है, और अब हम इस पूरे पेड़ की यदि हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम इसे क्या करेंगे कि इस पेड़ के अंदर क्या है? बहुत सी शाखाएं हैं, तो शाखाओं के रूप में इसकी स्टडी करना हम क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। अर्थात साइंस एक बहुत बड़ा जो स्टडी का मैटर है या क्षेत्र है, साइंस का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े क्षेत्र को हम एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इस साइंस के पूरे क्षेत्र को अध्ययन करने के लिए हमने इसे क्या किया है? छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया है। और ब्रांचेज भी कैसी कि एक दूसरे जो मिलते जुलते मटेरियल है वो एक ब्रांच में, और दूसरे प्रकार के मिलते जुलते मटेरियल्स जो होते हैं वो दूसरी ब्रांच में रखे गए हैं, ताकि इन जो ब्रांचेज है, ब्रांचेज की सहायता से ऐसे कहें कि साइंस को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके हम अध्ययन करें, ताकि हम उसका सार या साइंस के बारे में हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो इस साइंस में बायोलॉजी भी एक ब्रांच है, और ये ब्रांच क्या करती है? नाम के आधार पर देखिए, बायोस यानी कि लोगस, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बात थी बायोलॉजी के नाम के बारे में, बायोलॉजी के नाम के बारे में। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है, तो ये बायोलॉजी शब्द फिर दिया किसने है? देखिए स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बायोलॉजी जो शब्द है ये दो वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाया गया है या प्रतिपादित किया गया है। कौन सा है? एक तो आपके हैं लेमार्क, लेमार्क वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बायोलॉजी शब्द सुझाने में योगदान दिया है। दूसरा है ट्रेविरेंस, दूसरे कौन से हैं? ट्रेविरेंस, यानी कि लेमार्क और ट्रेविरेंस ने क्या दिया है? ये बायोलॉजी शब्द दिया है या बायोलॉजी वर्ड दिया है। और बायोलॉजी के जो पिता से कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को कहा जाता है, या इसे हम क्या बोलते हैं? अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। ये एक दार्शनिक थे जिन्हें अरस्तु या एरिस्टोटल कहा जाता है, इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी भी जो ब्रांच है इसके अंदर भी बहुत से जीव होते हैं, अर्थात इन जीवों का हम एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इस बायोलॉजी जो ब्रांच है इसमें भी जो जीव होते हैं, इन जीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। दो कैटेगरीज में क्या कर दिया गया है? विभाजित कर दिया गया है। पहली कैटेगरी के अंदर देखो बॉटनी, एक तो इसकी सब ब्रांच होगी बॉटनी, और दूसरी क्या होती है इसकी? जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी जो शब्द है ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है। बॉटनी जो शब्द है वो भी क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है, और ग्रीक भाषा में बॉटनी को क्या बोलते हैं? बास्किन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बास्किन। और बास्किन का अर्थ क्या होता है? चरना। बास्किन का अर्थ क्या होता है? चरना। और चरी क्या जाती है या खाना? खाई क्या जाती है? खाई जाती है वनस्पतियाँ। खाई क्या जाती है? वनस्पतियाँ। अर्थात इस पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है?
सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का गुण किसके पास होता है? वनस्पति के पास होता है। अर्थात इस पृथ्वी पर जो भी कुछ खाए जाने वाला है, वह श्रृंखला जो प्रारंभ होती है वह वनस्पतियों से ही प्रारंभ होती है। इसलिए बेस्किन का अर्थ होता है चरना या खाना। खाना खाया किसको जाता है? वनस्पतियां। अर्थात बोटेनी के अंदर क्या किया जाता है? बोटेनी के अंदर जो आपके प्लांट होते हैं, वनस्पतियां होती है, उनका अध्ययन किया जाता है। अर्थात बायोलॉजी की वह सब ब्रांचेज जिसमें क्या किया जाता है, जो पादप है या पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे बोटेनी कहा जाता है। और जूलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? एनिमल्स की स्टडी की जाती है, यानी कि जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये दो शब्द थे, बोटेनी और जूलॉजी। अब देखिए जो आपका शब्द बोटेनी है, बोटेनी जो शब्द है वो क्या है? ये जो आपके वैज्ञानिक हैं थियोफ्रेटस, कौन से हैं? थियोफ्रेटस नामक वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? इस वनस्पति विज्ञान या बोटेनी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसलिए फादर ऑफ बोटेनी के नाम से फादर ऑफ बोटेनी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बोटेनी कहा जाता है, थियोफ्रेटस को कहा जाता है। थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बोटेनी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, ये आपके एरिस्टोटल होते हैं। कौन होते हैं? एरिस्टोटल या अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अरस्तु को बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, और जंतु विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है। अर्थात फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ बोटेनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस हैं। कौन है? थियोफ्रेटस। जो थियोफ्रेटस है, थियोफ्रेटस ने जो वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया था, और अध्ययन करके इसने अपनी एक बुक तैयार की थी, और उस बुक का नाम क्या है? जिसमें क्या किया था? वनस्पतियों का वर्णन किया था, और उस बुक को कहा जाता है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या बोलते हैं उसे? हिस्टोरिया प्लांटेरम। बुक क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। यानी कि ये जो थियोफ्रेस्ट की बुक कौन सी है? हिस्टोरिया प्लांटेरम में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? वनस्पति विज्ञान का वर्णन किया था। ठीक है। और उसी प्रकार से हमने कहा है कि जो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु जनक है। तो अरस्तु ने क्या किया था कि एक बुक जिसमें जंतुओं का वर्णन किया था, वह बुक है आपकी एनिमेलिया बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। बुक कौन सी है? हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक जो है वो किसकी है? जो अरस्तु की है। और अरस्तु ने इसमें क्या किया है? जंतुओं के बारे में वर्णन इस बुक के अंदर किया गया है। अर्थात हिस्टोरिया एनिमेलिया के अंदर अरस्तु की बुक है और जंतुओं के बारे में इन्होंने इसमें वर्णन किया है। इसलिए जो वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं थियोफ्रेस्ट, और जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? आपके एरिस्टोटल या अरस्तु कहलाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जीव क्या है, निर्जीव क्या होते हैं, उनके बारे में यदि हम थोड़ा सा देख लें कि जीवन क्या है और निर्जीव है क्या है। देखिए स्टूडेंट्स कि बायोलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं या जीवन का अध्ययन करते हैं, तो जीवन क्या है और निर्जीव क्या है, इन बातों को यदि हम थोड़ा समझ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जीवित पदार्थ क्या होते हैं और निर्जीव पदार्थ है क्या होते हैं। देखो जो जीवित होते हैं, इधर ध्यान देना कि इनके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा कि जो जीवित प्राणी होते हैं उनमें ग्रोथ होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। देखिए स्टूडेंट्स
क्या वर्दी सिर्फ और सिर्फ जीवित प्राणियों में होती है क्या? निर्जीव में वर्दी नहीं होती क्या? देखो अभी इस बात की हम चर्चा करेंगे कि ग्रोथ, देखो ग्रोथ होना जीवित प्राणियों का क्या होता है? स्पेसिफिक कैरेक्टर जरूर होता है, लेकिन मुख्य लक्षण नहीं हो सकता है। देखो मैं अभी बताऊंगा कि ग्रोथ वह क्या है। ग्रोथ वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीव का बाहर, आकार या कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना, तो सीधी सी बात है किसी भी जीव के आकार में और भार में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आप बताइए, क्या जो बाहर में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है, वो केवल सजीवों में होती है कि निर्जीव में नहीं होती क्या? देखो मैं बात करता हूँ कि जो मिट्टी के टीले होते हैं, मिट्टी के टीले होते हैं उनमें भी तो वृद्धि होती है, उनका भी तो आकार परिवर्तित होता है। पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर भी वृद्धि होती है, यानी कि पहाड़ों के अंदर संस्तर जमते जाते हैं और उनकी भी वृद्धि होती है और उनका भी आकार चेंज होता रहता है। तो देखो कि ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ निर्जीव में भी होती है, सजीव में भी होती है। सीधी बात कहें कि जीवों के अंदर ग्रोथ होती है, ये कोई जीवों का स्पेसिफिक लक्षण नहीं है। ग्रोथ तो किसमें होती है? निर्जीव में भी होती है। तो हम क्या कहेंगे कि जीवों के अंदर ग्रोथ होती है, ये बात सही है, और निर्जीवों के अंदर भी ग्रोथ होती है, ये भी बात सही है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है कि जो जीवों के अंदर ग्रोथ होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है, अर्थात एक बार यदि जीवों के अंदर वृद्धि हो जाती है तो उसे कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन निर्जीव के ऊपर ये बात लागू नहीं होती है। हमें पता है कि कोई मिट्टी का टीला है वो बढ़ भी सकता है या अपने आप घट भी सकता है। इसलिए जो ग्रोथ होती है वो जीवों के अंदर क्या है? रिवर्सिबल नहीं होती है, अर्थात एक दिशीय होती है, एक ही दिशा में ग्रोथ होती है। जबकि निर्जीव जो होते हैं उनके अंदर जो वृद्धि होती है वह द्विदिशीय होती है, यानी कि उनका आकार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अर्थात ग्रोथ के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि ये जीव है या निर्जीव है। तो ग्रोथ कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है, ग्रोथ कोई इसका मुख्य लक्षण नहीं है, लेकिन विशिष्ट लक्षण हो सकता है। चलो अब बात करते हैं, क्या हम रेस्पिरेशंस के आधार पर कह सकते हैं कि ये जीव है या सजीव है? क्या हम रेस्पिरेशंस के आधार पर कह सकते हैं कि कोई प्राणी ये जीव है या निर्जीव है? देखिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन श्वसन से सीधा ही अर्थ हम क्या लेते हैं कि O2 का ग्रहण करना, CO2 का निकालना। इस प्रक्रिया को यानी कि इसे श्वसन क्रिया मानते हैं। क्या मानते हैं? इसे श्वसन क्रिया मानते हैं। क्या O2 का ग्रहण करना, CO2 का निकालना, यह प्रक्रिया केवल और केवल सजीवों में ही पाई जाती है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूं कि आजकल जो आपके व्हीकल चल रहे हैं, व्हीकल के अंदर क्या होता है? एक एयर क्लीनर होता है, और एयर क्लीनर क्या देता है कि आपके इंजन को वायु देता है, और एयर क्लीनर क्या लेता है? वायु की उपस्थिति में वहां से ऑक्सीजन लेता है। अब सजीवों की बात करते हैं। श्वसन क्रिया क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकालना। श्वसन क्रिया बोलते हैं O2 का लेना और CO2 का निकालना। अब देखो स्टूडेंट्स कि जो श्वसन क्रिया जीवों के अंदर होती है वह क्या करेगी? एनर्जी का प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी निकालेगी। अब देखो जो व्हीकल चलते हैं वो भी क्या करते हैं? O2 लेते हैं और अवशिष्ट के रूप में क्या निकालते हैं? CO2 को निकालते हैं, और इसी से क्या करते हैं? वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अर्थात सजीव और निर्जीव में दोनों प्रकार की प्रक्रिया एक समान हो रही है, नहीं हो रही है? इस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशंस करने वाले क्या होते हैं? सजीव होते हैं, और बाकी क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। इसके अलावा देखिए कि बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन में क्या लेते हैं? रेस्पिरेशन में क्या नहीं लेते हैं? O2 को भी नहीं लेते हैं। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेशन में क्या नहीं लेते हैं? O2 नहीं लेते हैं। अर्थात ऐसे जीवों को हम अनॉक्सी श्वसन जीव के नाम से भी जाना जाता है। तो हम केवल और केवल रेस्पिरेशन के आधार पर भी हम नहीं बता सकते हैं कि ये सजीव है या ये निर्जीव है। अब आगे देखिए कि किसकी बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं सेंसिविटी की। सेंसिविटी की
यदि हम कहें कि सजीव जो होते हैं उनमें सेंसिटिविटी होती है, उनमें संवेदना यानी कि वातावरण के अंदर जो भी परिवर्तन होता है उसको महसूस करने की क्या होती है, उसमें क्षमता होती है। यदि ये बात कहें कि इसके आधार पर ये सजीव है या निर्जीव है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं बताता हूँ कि आजकल आपने देखे होंगे बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो ब्रेन डेड हो जाते हैं और उनको आईसीयू के अंदर रखा जाता है। क्या उन व्यक्तियों के अंदर किसी भी प्रकार की सेंसिटिविटी होती है क्या? लेकिन फिर भी वो क्या है, जीवित है। क्या आप केवल और केवल संवेदना या सेंसिटिविटी के आधार पर बता सकते हो क्या कि ये सजीव है या ये निर्जीव है? लेकिन इसके अलावा और भी मैं बात करता हूँ कि आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही है उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं और वो उसी प्रकार की रिएक्शंस करती है जिस प्रकार के प्राणी करते हैं, यानी कि सेंसर यानी कि सेंसिटिविटी के द्वारा क्या करते हैं, वो उसको पहचान लेते हैं, किसी भी गतिविधि को पहचान लेते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी के आधार पर, केवल सेंसिटिविटी के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जीव है या निर्जीव है। अब देखो नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, रिप्रोडक्शंस की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? रिप्रोडक्शंस यानी कि जनन की बात कर लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हम जनन के आधार पर कह सकते हैं क्या कि हमें पता है कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जो हैं अपनी जो जाति विशिष्टता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। लेकिन क्या जनन के आधार पर हम कह दें कि ये सजीव है, अर्थात जो जनन करेगा वो सजीव है और जनन नहीं करेगा वो निर्जीव है? क्या यह बात किसी सजीव प्राणी के लिए स्पष्ट बैठती है क्या? देखिए, मैं मानता हूं कि जनन करना प्राणियों का विशिष्ट लक्षण है, जनन करना प्राणियों का विशिष्ट लक्षण है। लेकिन इसके अलावा देखिए, आपने हनी बी नाम सुना होगा, मधुमक्खी नाम सुना होगा। मधुमक्खी क्या होती है? मधुमक्खी के अंदर क्या होता है? एक तो क्वीन होती है। कौन होती है? क्वीन होती है। एक कौन होती है? ड्रोन होती है। और एक क्या होता है इसमें? मेल यानी कि नर होते हैं। यानी कि 3 प्रकार की मक्खियां होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वीन रिप्रोडक्शन कर सकती है, मेल रिप्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन जो ड्रोन मक्खी होती है वो कभी भी किसी भी प्रकार का जनन नहीं करती है। तो बताइए मेरे को कि जब ड्रोन जनन नहीं करती है तो क्या इसे हम निर्जीव मानेंगे क्या? नहीं मान सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जनन के आधार यानी कि जनन के आधार को ये बताना कि जनन करना सजीवों का मुख्य लक्षण है। यानी कि जनन क्या है कि जनन के आधार पर हम कह दें कि ये सजीव है या निर्जीव है तो भी ये बात है गलत होगी, क्योंकि ड्रोन कभी जनन नहीं करती है तो क्या उसे निर्जीव मानेंगे क्या? इसके अलावा आपने नाम सुना होगा खच्चर। क्या नाम सुना होगा? खच्चर। जो खच्चर है वो एक क्या है? खच्चर एक हाइब्रिड स्पेसिस है जो घोड़ा और जो आपका गधा होता है उसकी क्या होती है? एक संकर प्रजाति होती है। और ये खच्चर भी कभी क्या नहीं करते हैं? जनन नहीं करते हैं। जब खच्चर भी कभी जनन नहीं करते हैं तो क्या इन्हें निर्जीव मानेंगे क्या? नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा मैं आप बताता हूँ कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर भी एक विशिष्ट प्रकार का लिंग पाया जाता है जिसे इंटरसेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरसेक्स यानी कि मध्य लिंगी प्रकार के कहा जाता है। वो भी जननक्षम नहीं होते हैं, उनमें भी जनन करने की क्षमता नहीं होती है। तो क्या उन्हें भी निर्जीव मानेंगे क्या? नहीं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन, जनन करना जीवों का विशिष्ट लक्षण है लेकिन मुख्य लक्षण नहीं हो सकता है। केवल रिप्रोडक्शन के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि ये जीवित प्राणी है या ये मृत प्राणी है। अब देखिए आगे मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? देखो आगे बात करता हूँ, मोमेंट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? मोमेंट की बात करता हूँ, गति की बात करता हूँ। यदि हम कहते हैं कि गति करना प्राणियों का मुख्य लक्षण या जीवों का मुख्य लक्षण है, या जो गति करने वाले होते हैं वो सजीव होते हैं और जो गति नहीं करते हैं वो निर्जीव होते हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, गति करते हैं, यदि गति करते हैं वो सजीव होते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा जो वायुयान है पक्षियों की तरह हवा में उड़ता है, रोड पर गाड़ियां चलती है, बहुत स्पीड में चलती है, तो क्या वो गति नहीं करती है क्या? क्या उन्हें सजीव मानेंगे क्या?
तो गति के आधार पर भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है, लेकिन गति क्या होती है, जीवों का विशिष्ट लक्षण जरूर होता है, मुख्य लक्षण नहीं हो सकता है। तो इन सब बातों के बाद जो आगे की बात आती है कि हम किस आधार पर माने कि ये सजीव है या निर्जीव है, मुख्य लक्षण सजीव और निर्जीव में क्या हो सकता है, उसकी बात हमें करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मुख्य लक्षण की अगर बात करता हूं तो आपने सुना होगा मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या सुना होगा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस या उपापचय क्रियाओं के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब उपापचय क्रियाएं क्या होती है? देखिए जो भी जीव होते हैं उनके अंदर दो प्रकार की रिएक्शंस चलती है। क्या चलती है शरीर के अंदर? एक तो चलती है कैटाबॉलिज्म और एक क्या चलती है? एनाबॉलिज्म। एक क्या चलती है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी कि कैटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? उपचय। क्या बोलते हैं इसे? उपचय। और एनाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? हमें अपचय क्रिया कहा जाता है। उपचय क्रिया में क्या होता है कि जो जटिल पदार्थ होते हैं उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में जो सरल पदार्थ होते हैं उनको जोड़कर जटिल पदार्थ बनाए जाते हैं। यानी कि जो उपापचय क्रियाओं का गुण होता है ये केवल और केवल किसमें होता है? सजीवों में होता है। शरीर से बाहर या कोशिका से बाहर हम इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करा सकते हैं। यदि हम टेस्ट ट्यूब के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया अगर करवाते हैं तो वो भी क्या होगी? उसके लिए भी हमें कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। अर्थात कोशिका के बगैर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करा सकते हैं। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होना सजीवों का मुख्य लक्षण होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सजीव है, ये निर्जीव है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? देखो कैटाबॉलिज्म आप जानते हो कि C6H12O6 यानी कि भोजन के रूप में आप क्या लेते हो? ग्लूकोज लेते हो। जब ग्लूकोज को सरल अणुओं में तोड़ा जाएगा तो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उसकी तुलना में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल भी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल भी निकलता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब एनाबॉलिज्म में देखो, एनाबॉलिज्म क्या है? संश्लेषणकारी प्रक्रिया, सिंथेसाइज रिएक्शंस या निर्माणकारी प्रक्रिया। एनाबॉलिज्म क्या होती है? देखो एनाबॉलिज्म के अंदर जो जीव होते हैं वो विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया से क्या करते हैं? कुछ न कुछ निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको कि जो CO2 और जल और प्रकाश की उपस्थिति में या सनलाइट लिख लो आप, सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? वो भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो भोजन का निर्माण करना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म रिएक्शन कहलाता है। क्या हमें पता है, हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है? सूर्य का प्रकाश है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना केवल और केवल किसका गुण होता है? प्लांट्स का गुण होता है। क्यों होता है? कि प्लांट्स के अंदर क्या चलती है? एनाबॉलिज्म रिएक्शन भी होती है और उसकी सहायता से वो क्या कर सकते हैं? भोजन बना सकते हैं। क्या निर्जीव भी इस प्रकार से भोजन बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सजीवों का मुख्य लक्षण होता है वह क्या है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।